नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस एवं परीक्षा तक में। कैसे हैं आप सभी? और एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। जी हाँ, अगर बात किया जाए तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और वो नोटिफिकेशन आपके सामने एक बार सारे मित्र जितने आ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। और ये मैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूं ये है CEN नंबर 8/2024। ये आपका डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, आरआरबी की तरफ से है और मैं सब कुछ आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि ये आपका किसके लिए है। ये ग्रुप डी पदों के लिए है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे साथी आपके सामने है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक चीज आप लोग को बहुत इत्मीनान से सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग में क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं जल्दी से मुझे बताइए। दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि पदों की संख्या कितनी बढ़ी। जो 50,000 की बात हो रही थी, जो 1 लाख की बात हो रही थी, क्या वो वैकेंसी बढ़ी या नहीं बढ़ी? क्या फिक्स हो गई? क्या हमें कोई हंगामा करना पड़ेगा? क्या हमें अपना हक मांगना पड़ेगा? क्या हम इस 30,000 वैकेंसी के लिए यहां पे एग्जाम देने जाएंगे जहां पे ITI और 10th पास दोनों एलिजिबल हैं? मतलब कि अब स्पेशल कोई आपकी क्या रह गई, एलिजिबिलिटी भी नहीं रह गई। तो नोटिफिकेशन पूरा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत सारी चीजें नई हैं, सब कुछ मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। जितने साथी हैं सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। तो भाई अगर आप देखो तो ये आपका डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/2024 का है। डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका 22/1/2025 यानी कि आज की तारीख में ये पब्लिकेशन हो गया है। ओपनिंग टाइम जो फॉर्म का एप्लीकेशन है 28/1/2025 होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सॉरी 23 तारीख से आपका कल से फॉर्म भरा जाएगा, यानी आज रात 12 बजे से, आज रात 12 बजे से फॉर्म भरा जाएगा, इस चीज को ध्यान देना। और 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो आप दे सकते हो 23 से लेके 24 तक, और डेट और टाइम जो मॉडिफिकेशन है वो 25 से लेके 6 तक है, यह आपको समय दिया जाएगा। आते हैं साथी, हम लोग बात करते हैं कि यहां पे कुछ नोट है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे सबसे बड़ी बात और सबसे गंदी बात मैं आपको बता दूं, इस चीज को ध्यान देना, क्या आपके सामने यहां पे है, और वो है मेरे भाई क्या कि यहां पे जो वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स है 18,000 है एज पर एनेक्स ए मेडिकल स्टैंडर्ड। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि एज जो है वो 18 से 36 3 साल रिलैक्सेशन है, किंतु जब हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं मेरे भाई तो केवल 32,438 पद इन्होंने दिया है, जो वाकई में बहुत ही गंदा है। बहुत ही गंदा मतलब कि कभी हमने सुना 50,000 आ रही है, कभी हमने क्या सुना, कभी हमने सुना 50,000 है, तो कभी हमने कभी हमने ये भी सुना कि 50,000 की जगह पे क्या होगा, ये 50 के मान के चले, कहीं पे 50 के दिया, तो कहीं पे हम लोग ये सुने कि ये 1 लाख वैकेंसी आ रही है। कितनी वैकेंसी आ रही है? 1 लाख वैकेंसी आ रही है। लेकिन ये वैकेंसी कितनी रह गई? ये वैकेंसी केवल 32,000 रह गई। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, हाँ विनय जी कह रहे हैं ITA वाले भाइयों, मैं तो चाहता हूं ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। हम तुम लोग एक काम करो, सब लोग मिलकर ये जितना कोचिंग माफिया वाले हैं ये सबका कोचिंग हिलाकर दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया विनय जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्या है, 32,000 पद केवल इन्होंने बोला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 32,000, जब आपकी एलिजिबिलिटी पहले केवल ITI थी, चलो ठीक था, लेकिन अब ITI और आपने क्या कर दिया, और 10th कर दिया। मैं सबसे पहले आपको उसी पेज पे लेके आऊंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको लेके आता हूं उस पेज पे जहां पे इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात की है, फिर मैं सारी चीजें आपको बात करूंगा इस नोटिफिकेशन में क्या नया है, क्या इन्होंने ऐसा बदला है, क्या नहीं बदला है। तो ये वो सारे पोस्ट कोड हैं जो यहां पे बताया गया है, पोस्ट पैरामीटर बताया गया है। इसमें अगर आप देखोगे असिस्टेंट SNT की बात करो, असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करो, असिस्टेंट बेस की बात करो, असिस्टेंट कैरियर्स और वैगन की बात करो, असिस्टेंट लोकोसेट की बात करो, लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इन सब में अगर देखा जाए तो 18 से 36 एज है। लेकिन अगर आप इसे सही से पढ़ पा रहे होगे तो 10th पास और ITI है। क्या ये आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार मुझे बताएंगे, क्या ये आपको क्लियर दिख रहा है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं? क्या ये क्लियर दिख रहा है आप सभी को?
तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे, चलो मैं इसे थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूं, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आप यहां पे इसे क्लियर देख पाओ। ये 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी इन्होंने दिया है। मतलब कि इसमें एलिजिबिलिटी 10th वाले भी केवल भर सकते हैं, आईटीआई वाले भी भर सकते हैं, सभी के लिए ओपन टू ऑल कर दिया गया है। अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। आते हैं हम लोग और की बात करें यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर में, ये जो आपके असिस्टेंट टीएल और एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी पॉइंट्समैन बी और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में भी आपका 10th पास और आईटीआई है। मैं इसे जूम करके दिखाता हूं मेरे भाई, ये भी क्या है 10th पास और आईटीआई है। तो नो डाउट कि अब यहां पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये जो 10th पास और आईटीआई किया है, यहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है वैकेंसीज नहीं बढ़ाए हैं, तो इसके बारे में बिल्कुल ही, इसके बारे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप ही बताओ क्या होना चाहिए। मैं शुरू से एकमात्र मैं हूं जो बार बार आपको ये बोलता रह रहा हूं कि भाई साथ आओ, ये बार बार लड़ने से कुछ नहीं होगा, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, साथ आना पड़ेगा। अब आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो ये चाहते हैं, और जूम कर दे तो बेटा एक एक चीज मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। सबसे पहले एक एक नोटिस आप देख लीजिए। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल 10th पास और आईटीआई, मतलब आईटीआई हो या केवल 10वीं पास हो या उसके कोई समकक्ष हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब यहां पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि बाकी सारी चीजें जो इनका पैटर्न वगैरह कुछ बदला है क्या। एज लिमिट जो होगी वो एज लिमिट 1/1/2025 से ली जाएगी। मतलब 1/1/2025 को आप 18 साल से कम ना हो और आप 36 साल से ज्यादा ना हो। तो एज रिलैक्सेशन भी 3 साल का है। 10th और आईटीआई वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। और तीसरी बात यह है कि पदों की संख्या केवल 32,400 है जो बढ़ाई नहीं गई है। तो आप में से कितने साथी इस बात के लिए साथ आ रहे हैं कि नहीं भाई अब साम दाम, क्या ये सही समय नहीं है कि साम दाम दंड भेद लगा दिया जाए और अब किसी भी कीमत में हमें पद बढ़वा लिया जाए। कितने साथी एग्री हैं इस बात को मुझे यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये क्रूशियल डेट SC ST OBC EWS EBC स्टेटस सबका वही आपका क्रूशियल डेट फॉर्म की लास्ट डेट बताया गया है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं ये 6/3/2025 के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, इसके बारे में बताए हैं क्योंकि 25 से लेके 6 से 3 तक ही आपका क्या होगा, यह आपका मॉडिफिकेशन चलेगा। आते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये स्टेजेस ऑफ एग्जाम इन्होंने क्या कहा है। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पहले क्या होगा, प्री और मेंस होगा, तो इन्होंने बोला है कि द एग्जाम शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कि ये केवल सिंगल स्टेज है, यहाँ पे प्री और मेंस दोनों नहीं लगने वाला है। ये केवल क्या है बेटा, ये केवल आपका सिंगल स्टेज एग्जाम है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सिंगल स्टेज एग्जाम यहाँ पे दिया गया है और सीबीटी बेस होगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द सीबीटी इन ईदर सिंगल और मल्टी स्टेज। ये कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल आपका सिंगल ही है। कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड ये आपका बाद में होगा। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी आपका सिंगल स्टेज एग्जाम ये होगा। इसके बाद आप क्या होंगे, इसके बाद आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो आपकी रनिंग होती है, कुछ सामान लेके आपको दौड़ना होता है, उसके लिए बुलाए जाएंगे। और इन्होंने क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 3 times ऑफ द वैकेंसीज, मतलब जितने पद हैं कुल मिला के आप बोल सकते हो कि 90,000 बच्चे कुल कितने बुलाए जाएंगे, 90,000 बच्चे यहाँ पे फिजिकल में बुलाए जाएंगे। और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर डीबी होगा। और इन्होंने डीबी के लिए 1:1 रेशियो में बुलाया है, ये बहुत गलत है। मतलब कि जो आपका पीटी में पास होगा 90,000 में, तो केवल 32,400 जो वैकेंसीज हैं 428 वही बच्चे बुलाए जाएंगे, किसमें, आपके डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब डीबी पे ऐसा भी नहीं कि एक सीट पे आपका 2 बुलाया जाए, ठीक है। हाँ, तो यहां पे अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग है क्या इसमें, तो इन्होंने बोला है देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग। और निगेटिव मार्किंग कितने का होगा, 1/3 होगा ईच क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इस चीज को ध्यान देना। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं डिटेल्ड जो सीएन है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूंगा। हम लोग आते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि आखिर इसमें एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से दिया हुआ है और क्या आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है। तो ये वैकेंसीज के बारे में बात किया जाए, आरक्षण ए में दिया हुआ है और रेलवे जो जोन वाइज वैकेंसी है आरक्षण बी में दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड कई सारे पद में A2 मांगा है, कई सारे A3 मांगा है। मेडिकल स्टैंडर्ड को अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। कई सारे में B1 B2 C1 और C2 मांगा हुआ है और उनके प्रोविजन आपके पहले जो एग्जाम चल रहे हैं वैसे ही चलते आ रहे हैं।
अब आते हैं हम लोग एज लिमिट, जैसे इन्होंने बोला कि पहले 18 से 33 था, प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, लेकिन ये सीएन जो आपका है, इस सीएन में केवल क्या होगा, 18 से 36 होगा, इसके बाद फिर आपका 18 से 33 ही रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस वैकेंसी में 18 से 36 साल का यहां पे किया गया है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि जो आपका कम्युनिटी है, ये रिलैक्सेशन बाकी वैसे ही चलता है जैसे हर एग्जाम में चलता है। केंद्र में रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो आगे आते हैं हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनेक्शन ए में दिया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, टेंथ हो, आप टेंथ हो, या आप आईटीआई हो, या फिर आप क्या हो, टेंथ हो या आईटीआई हो, या उसके क्या हो, उसके इक्विवेलेंट हो, क्या हो, उसके इक्विवेलेंट हो, इनमें से कोई भी हो, आपका क्या होगा, काम चल जाएगा। अब इसमें आते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो एग्जामिनेशन फीस आपका 500 रुपए है, जिसमें 400 आपका रिफंडेबल है पेपर देने के बाद, और 250 रुपए किसके लिए है, फॉर पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, और एससी एसटी माइनॉरिटी या ईडब्ल्यूएस के लिए जो है, उनके लिए कितना है, यह आपका 250 रुपए है, और ये भी क्या हो जाएगा, टोटली रिफंडेबल है। मोड ऑफ द पेमेंट आप सभी को पता है, फॉर्म भरते समय ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जब आप फॉर्म भरिएगा तो इतना मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग अपनी ही पेमेंट डिटेल दीजिएगा, अपना ही बैंक डिटेल दीजिएगा, ताकि आपका जो पैसा रिफंड आए तो आपके अकाउंट में आए, वो आपके साइबर कैफे वाले भैया के पास ना जाए। आते हैं हम लोग बात करते हैं रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फी। ये सारी बातें बात की बात है, जब आप पेपर दे लोगे तब आपका रिफंड आएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग समझते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले उस पर हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि किस वाले पेज पे इन्होंने एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है। ये सारे डिसेबिलिटीज के बारे में बताए हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये मेंटल स्टेटस डिसेबिलिटी के बारे में बताए हैं। फिर हम लोग बात करें तो ये भी उसी के बारे में बताए हैं। आगे बात करते हैं, इस पेज पे आए तो ये भी हमारा उसी चीज के बारे में बताए हैं, पीडब्ल्यूबीडी के बारे में। रेलवे एसीटी अप्रेंटिस के बारे में इस पेज पे बताया गया है, ठीक है। और फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बोला है। आते हैं हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रनिंग होगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो कुल मिला के आपकी 4 स्टेज में या आपका टोटल होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, मतलब कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा। जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 90 मिनट दिया जाएगा, जिसमें साइंस 25 क्वेश्चन है, मैथ्स 25 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस आपके कितने हैं, 20 क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका क्या दिया है, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर दिया है शॉर्ट टेस्टिंग के लिए, इतना नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। और सिलेबस में इन्होंने क्या दिया है, सिलेबस में मैथ इसमें आसान है, इसमें नंबर सिस्टम, बॉड मॉड, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम और टाइम डिस्टेंस, ये आपका अरिथमेटिक नंबर सिस्टम है। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और अलजेब्रा का भी जिक्र किया है, साथ में स्टैटिस्टिक का भी जिक्र किया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये मैथ्स में सब पूछते हैं, बोलेंगे ग्रुप डी, लेकिन पूछेंगे सब। इंटेलिजेंस रीजनिंग में भी आपका सब कुछ पूछा जाएगा। और ऐसे ही बात किया जाए तो हाँ, हंगामा तो होगा ही, यस। कास्ट सर्टिफिकेट कब, अभी सब मैं बता दूंगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। एक एक चीज जो भी आपके क्वेश्चन हो एक बार मुझे यहाँ पे डाल दीजिएगा, सब बताएंगे। जनरल साइंस में इन्होंने बोला है कि 10th स्टैंडर्ड लेवल तक का आप सीबीएसई की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में इन्होंने बोला है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस के बारे में बोला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इन्होंने क्या बोला है कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग होगा। मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम का वेट उठाना पड़ेगा, 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में। वही फीमेल कैंडिडेट को 35 नहीं 20 किलोग्राम ही उठाना पड़ेगा, चलना उनको 100 मीटर ही 2 मिनट में है, बिना कहीं पे वेट के रखे हुए। इसके बाद उन्हें क्या करना है, रनिंग भी चाहिए। 1 किलोमीटर की रनिंग होगी 4 मिनट 15 सेकंड में मेल को, और 1 किलोमीटर की ही रनिंग करनी है फीमेल को, लेकिन इनको समय ज्यादा दिया जाएगा, 5 मिनट 40 सेकंड दिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 मिनट और 25 सेकंड ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो बाकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले हैं उनकी बात किया जाए तो वो एग्जम्प्टेड है पीईटी में, उनको पीईटी नहीं देना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेग्नेंट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे बोला गया है, ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीईटी a self declaration indicating about her pregnancy status shall be submitted by her. In case she declares that she is not pregnant, then she may be allowed to participate in the PET. In case of false डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क ऑफ अंडरगोइंग पेट विल बी ऑफ हर ओन। तो बोला ये महिलाओं के केस में जो है, ठीक है,
फीमेल कैंडिडेट जो है जो पीईटी देने जाएंगी उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार महिलाएं ही होंगी, ये बात इसमें बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसजेंडर और कैंडिडेट का बारे में बोला गया है कि इन्हें कोई फिजिकल नहीं देना है। ये बोले हैं रिलैक्स पीईटी स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू द पीईटी स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल फॉर द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रांसजेंडर होंगे उनको भी फीमेल वाला मतलब उनको भी जो रनिंग करना है 5 मिनट 40 सेकंड में ही करना है। आते हैं हम लोग जोन वाइज वैकेंसीज देखते हैं कि कितना कितना है। ये सारी बातें बाद में करेंगे, नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो होता रहेगा। हाउ टू अप्लाई कहां पे करना है, आरआरबी की वेबसाइट पे जाके करना है। टेक्नीशियन का फॉर्म भरा आपने, एएलपी का फॉर्म भरा, अब ये सारी चीजें आप जान ही गए होंगे। आते हैं हम लोग बात करते हैं कि किस जोन में सबसे ज्यादा आपके क्या आए हैं, सबसे ज्यादा आपके वैकेंसीज कौन से जोन में है। जोन वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं कि आपको कौन से जोन से भरना क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ये सारे उनके सर्टिफिकेट वगैरह हैं। अगर जोन वाइज हम लोग वैकेंसी की बात करें तो ये स्टार्ट होता है। तो जोन वाइज वैकेंसी में वेस्टर्न मुंबई में अगर बात किया जाए तो कुल मिला के 4672 कहां पे है, मुंबई में। जो मुंबई जोन है ये वेस्टर्न रेलवे, सीधा ऐसा क्यों बोले वेस्टर्न रेलवे वाइज क्यों बोले, तो इन्होंने जो वेस्टर्न रेलवे बात की, मुंबई बोले केवल कितना है 4672 है। ऐसे इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये कुछ इस बार इन्होंने क्या किया है, वैकेंसी टेबल ये जोन वाइज दे दिए। अभी तक आरआरबी वाइज देते थे, अब ये जोन वाइज दिए हैं। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर में इनका कितना है 1433 है, कुछ ये इस बार बदलाव कर रहे हैं। और फिर साउथ वेस्टर्न रेलवे में इन्होंने क्या किया है, जो हुबली में, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि एक जोन होता है एक आरआरबी होता है, और मैंने आपको पहले ही संभावना जता दी थी कि इस बार वैकेंसी जोन वाइज आएगी, क्योंकि वहां पे जो पहले लिस्टिंग अवेलेबल थी वो जोन वाइज ही अवेलेबल थी, इस बार आरआरबी वाइज नहीं है। ठीक है, नहीं ग्रेजुएट वाले नहीं भर सकते। तो हुबली वाले की बात करेंगे तो हुबली यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है यहाँ पे 503 वैकेंसी है। अगर ऐसे ही बात करें हम लोग कहाँ की, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की, जबलपुर जो जोन है यहाँ पे 1614 वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करें कहाँ पे, ईस्ट कोस्टर्न रेलवे का भुवनेश्वर जो जोन है यहाँ पे 964 वैकेंसीज है। ऐसे हम लोग बात करें साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर जो जोन है 1337 है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न रेलवे की तो यहाँ पे 4785 है। तो एक आपका मुंबई वाले में, मुंबई मतलब कि जो आपका वेस्टर्न है मुंबई की बात करो, और एक आपका कौन सा है जो ये न्यू दिल्ली वाला है, नॉर्दर्न रेलवे। एक आपका क्या है, नॉर्दर्न रेलवे। तो अगर हम लोग नॉर्दर्न रेलवे की बात करें, यानी कि किसकी बात करें, दिल्ली की, हम लोग किसकी बात करें, हम लोग दिल्ली की बात करें, तो कुल मिला के देखा जाए तो 9000 प्लस पद आपके केवल 32,000 में से इन दोनों जोन से, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं बात करें साउदर्न रेलवे की, जो चेन्नई में उसका 2694 है। फिर अगर बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो गोरखपुर इनका हेड ऑफिस है, ये कहां पे है, 1370 वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में जो है इनके 2048, ये बढ़िया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में हालांकि केवल गुवाहाटी नहीं है, इसके अंदर गुवाहाटी, मालदा ये सब आएंगे, इस चीज को ध्यान देना। अरुणाचल प्रदेश, ईसा, सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। ये गुवाहाटी आरआरबी नहीं है, गुवाहाटी उन जोन का हेडक्वार्टर बताया गया है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं, तो उनको मैं यहां पे बता दूं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये इस बार जो वैकेंसी आई है भैया मेरी, ये वैकेंसी किस प्रकार से आई है, ये वैकेंसी जो आपकी आई है, ये वैकेंसी जोन वाइज आई है, ये वैकेंसी आपकी आरआरबी वाइज नहीं आई है। ठीक है, अब मुझे एक बार कमेंट करके बता दो सबसे पहले कि आप में से कितने साथी ग्रुप डी का इंतजार कर रहे थे, लेवल 1 का इंतजार कर रहे थे, कितने साथी फॉर्म भरने जा रहे हो, और कितने साथी के दिमाग में ये आ रहा है यार क्या ही फॉर्म भरे, इतना कंपटीशन है, केवल 32,000 पोस्ट दिए हुए हैं, 10th और आईटीआई सबको एलिजिबल कर दिए हुए हैं, इतनी कम वैकेंसी में, वैकेंसी भी जोन वाइज दिए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कहां से भरे, भरने का मतलब नहीं किसके किसके दिमाग में ये आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे एक बार बताएंगे कि आप में से कितने साथी इस बात के लिए एक्साइटेड है कि हाँ भाई चलो वैकेंसी है, तो कितने साथी ठीक है फॉर्म आ तो गया लेकिन कोई खास एनर्जी नहीं आ रही है, ऐसा वाला फीलिंग है, एक बार मुझे सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। हाँ, केजे बढ़ेंगे सब नेताओं को देख लेना, पापी कपटी लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सोचा था आईटीआई करके कुछ फायदा मिलेगा। हाँ भाई स्टडी बॉय जी, मैं आपके इस बात से समझता हूं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे निराशा तो है ही है, लेकिन इसके बारे में भी मैं पहले इस चीज को समझा देता हूं फिर बताता हूं। जो ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता वाले हैं, इनमें 1817, और ऐसे ही सेंट्रल रेलवे जो मुंबई है इनमें कितने हैं 3244। फिर अगर ऐसे हम लोग बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में, यहाँ पे कितने हैं 1251 है, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में आपके 2020 है।
जो पोस्टर पहुंचा था प्रयागराज, बेटा ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रयागराज के अंदर कौन कौन से जोन आएंगे, कौन कौन से आरआरबी आएंगे। अब आपको जोन वाइज, ये आरआरबी वाइज से जोन वाइज भरना थोड़ा ज्यादा आसान है, मैं नहीं भरूंगा। अच्छा हाँ, क्या बोले धनंजय जी, सर मेरा रिप्लाई दीजिए, मैं 10th पास हूं और कॉमर्स ग्रेजुएट किया हूं तो भर सकता हूं। हाँ, आप ग्रेजुएशन भले किए हो, कोई ऐसा नहीं है। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, 10th पास मतलब ये नहीं कि जो केवल 10वीं पास और 12वीं नहीं किया वही भर सकता है। आप भले ग्रेजुएशन किए हो, जब 10th पास हो गया तो सारे बच्चे भर सकते हैं, क्योंकि अब आप वहां पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मत लगाइएगा, आप केवल क्या लगाइएगा, आप केवल 10वीं का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। हर बच्चा एलिजिबल हो गया भैया 10th पास में, केवल 10वीं पास तो सब होते हैं। ये कहां पे नियम है कि आप 10वीं से अगर ग्रेजुएशन कर ले तो ग्रेजुएशन आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई बात, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पे सब होंगे। अब आते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के बाद हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहां पे 1044 हो गया। फिर अगर हम लोग बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, जहां का है 1642 वैकेंसीज है। फिर अगर हम लोग, या क्या गया, हाँ, ये आपका फाइनल हो गया। तो अभी ये जो आपके आरआरबी थे वो आरआरबी नहीं, अब जोन वाइज वैकेंसी है। जोन वाइज कितने जोन में वैकेंसी निकली है वो मैं आपको एक मोटा मोटा साथी बता दूं। तो एक हो गया आपका, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, 6 हो गया, ऐसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, फिर आपका क्या हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, और फिर 13 के बाद 14, 14 के बाद आपका क्या हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद 16। बात तो वही हो गई, जो पहले 22 जोन थे उस 22 जोन की जगह पे अब 16, जो पहले 22 आरआरबी में ये फॉर्म भरवाते थे अब क्या किए हैं, अब ये 16 जोन में फॉर्म भरेंगे। तो आपको आरआरबी नहीं, आपको जोन चूज करना है, और अब आजादो कोई भी जोन चूज कर सकते हो। तो आपके लिए जो जोन है, एक वेस्टर्न रेलवे अच्छा है पहले नंबर पे, यहां पे 4600 है। दूसरा जो आपका है वो आपका नॉर्दर्न वाला है, ठीक है, जो नॉर्दर्न वाला है वो है जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है। लेकिन ज्यादा वैकेंसीज है तो फॉर्म भर भर के यहीं पे आएंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है, एक बार मुझे बताओ कि भाई आपको क्या लगता है कि 10th वाले भी एलिजिबल हो गए हैं? हाँ, अब घट गया 1/7 2007, है ना। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वो बेटा गलती से था। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आप में से मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि वैकेंसीज तो आपका जोन वाइज है, और जोन वाइज में जहां पे ज्यादा ज्यादा आपके क्या है, जहां पे ज्यादा ज्यादा पोस्ट है वहां पे भर भर के फॉर्म आएंगे। तो अब आपका जो 22 आरआरबी में होता था वहां पे अब केवल 16 जोन में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि जब 10th पास भी हो गए हैं तो लगभग कितने फॉर्म आ जाएंगे? एक बार अप्रोक्सीमेट डेटा मुझे सारे साथी बताएंगे, अप्रोक्सीमेट डेटा बताएंगे कि कितना आपका फॉर्म आ जाएगा, कितना लगता है मुझे? 50 लाख, 30 लाख, 50 लाख, बताएं। 30 लाख कितना आ जाएगा एक बार बताएं? 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ फॉर्म है, 2 करोड़, कितने? 1 करोड़, 2 करोड़, अरे 100 करोड़ में बोल दो, पूरे भारत के जितने लोग हैं सब लोग क्या करें, 130 करोड़ जनसंख्या में आज फॉर्म भर दें। अप्रोक्सीमेटली कुछ भी हो, देखो आप एनटीपीसी का भी देखो, जैसा एनटीपीसी है लगभग उसी का अप्रोक्स जाएगा। अब मान के चलो कि 50 लाख से ज्यादा, 50 से 60 लाख मिनिमम के डेटा है ये आपके फॉर्म आवेदन होने वाले हैं। और अगर 50 से 60 लाख बच्चे फिर भी वहां पे एनटीपीसी में ग्रेजुएट होते हैं, फिर भी वहां पे कई सारे स्पेशल पोस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सारा बच्चा एलिजिबल हो गया, तो 50-60 लाख भी कहीं छोटा फिगर ना हो जाए, तो ये कहीं करोड़ को टच ना कर जाए। और अगर कोई करोड़ बोल रहा है, 80-85 लाख बोल रहा है, तो गलत नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही बोल रहा है। और इस हिसाब से इस बार जोन का चुनाव बहुत जरूरी हो गया। वैसे तो मैं आपको बता दूं, किसी भी जोन से भर दोगे, इतना ज्यादा जब फॉर्म पड़ेगा और इतनी कम वैकेंसीज है, तो कुछ भी हो जाए आपका कट ऑफ बहुत आसमान छूने वाला है। तो ये जो इन्होंने बोला है कि हम सर एक ही सीबीटी लेंगे, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन लेंगे, और आपको क्या लगता है 1/3 नेगेटिव के बाद कट ऑफ कहां पे? किसी भी जोन में चले जाओ, इतने कम वैकेंसी में 80+ कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो आपकी स्कोर कितने आ रहे हैं 100 में से? कभी आपने जांचा? कोई 60 पा रहा होगा, कोई 55 पा रहा होगा, कोई 40 पा रहा होगा, कोई 45 पा रहा होगा, कोई 70 पा रहा होगा, एकाध ऐसे होंगे जो 80+ पा रहे होंगे, लेकिन कट ऑफ आपका यही जाने वाला है, क्योंकि 3 गुना ही बच्चा पीटी में जाएगा, फिजिकल में जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
और आज के समय में हर छात्र हर साथी फॉर्म भरेगा, इस बात को ध्यान देना। और उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं सबको बोलूंगा कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पद चाहे छोटे हो बड़े हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपको तैयारी करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी जोन सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वीडियो में आपको यहां पे जल्द लेके आऊंगा। तो आपका कोई और क्वेश्चन है, कुछ दिमाग में और चल रहा है तो एक बार मुझे बता दें और उसके आधार पे मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। फिर मैं इस सेशन को यहां पे एंड करूंगा एंड आफ्टर दैट अब होगा आंदोलन। और एक चीज और, ये तो बाकी सारी बात हो गई, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो अब देखो अफवाहें बहुत हो गई, हंसी मजाक बहुत हो गया और मैं हंसी मजाक के मूड में नहीं हूं। अब आपको सीरियसली ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप में से कितने सारे साथी इस बारे में, अब आईटीआई नॉन आईटीआई का झगड़ा छोड़ो यार, प्लीज मेरी बात मानो। हर वीडियो में मैं यही बात बोलता हूं, आप लोग को पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती है, बुरी लग जाती है। लेकिन एक चीज समझो, मैंने पहले ही बोला था कि सरकार बहुत निकम्मी है। ये हम लोग बोले ना 50,000 1 लाख, अगर प्रयास नहीं करोगे तो 32,000 आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। एआईआरएफ की वीडियो आपने देखा था, सब लोग बोले किसी की नहीं सुनते यार वो लोग, ये रेलवे मिनिस्टर किसी की नहीं सुनेगा, केवल एक चीज की सुनेगा। बोलते हैं ना कि जो बोली नहीं जानता वो लाठी की मार जानता है। तो भाई आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो अब आ रहे हो साथ में? अब तो आ जाओ यार, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अब तो सब लोग साथ मिल जाओ। सारे अगर संस्थान वाले, सारे अगर कोचिंग वाले, सारे अगर बच्चे साथ में आ गए ना तो ये 32,000 नहीं, उन्हें उनके बाप को 32 लाख भी देना पड़ेगा, चाहे पद उन्हें नया सृजित ही करना पड़े। तो अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, और 1.5 लाख से अगर ज्यादा पद खाली हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो यहां पे आप केवल 32,000 दे रहे हो। भाई अगर मैं 1.5 लाख की बात करूं और इसमें से आप 32,000 पद दे रहे हो, तो भाई 32,000 इसका देखा जाए तो 1/5 है 1.5 लाख का, 30,000 के अप्रोक्सीमेटली देखा जाए। अरे नहीं 1/5 है तो मैं कह रहा हूं 19% तो हाई है, नहीं 20% है तो आप 19-20% केवल वैकेंसी दे रहे हो, बाकी 80% वैकेंसी खाए जा रहे हो। ये कौन सी मर्दानगी वाली बात कर रहे हो भाई आप लोग? तो ये बहुत गलत कर रहे हो। अब मैं आप सभी से भाई इस बात का रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आंदोलन हो या क्या हो डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हमें अपनी बात रखनी है। आप में से कितने ऐसे साथी साथ में आ रहे हैं मुझे कमेंट करके अभी बताएं। ये धरना आज से स्टार्ट हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट है ये आज से स्टार्ट हो रहा है, इसी वक्त से स्टार्ट हो रहा है और आपको ये बताना पड़ेगा। अभी मुझे बताइए आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो साथ में आ रहे हैं, और अभी भी अगर आपके कमेंट में वो बात नहीं आई, वो जान नहीं आई, और इसी समय आप मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करिए, बुलाइए, क्योंकि ये आंदोलन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कोई कल को मुझे पुलिस उठा ले जाए, कल को मुझे सरकार मुझे उठा ले जाए, कल को मेरे ऊपर 10 केस हो जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, मुझे डर नहीं है। लेकिन आज अगर आपका साथ मिला तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, और आपका बड़ा भाई आपका ये साथ चाह रहा है। जितना हो सकता है मैक्सिमम लोगों को इस समय इस वीडियो में बुलाओ, आप उन्हें इनवाइट करो और साथ आने के लिए बोलो। ये हम सबकी मिलके लड़ाई है। हाँ, ये ध्यान दो, अब सबको साथ में आना पड़ेगा। अब एक एक संस्थान को, एक एक बच्चे को, और अभी से सबको यहाँ पे नहीं, केवल सीबीटी 1 होगा, केवल सीबीटी 1 होगा, इस बात को ध्यान देना। अभी मैं देख रहा हूं कमेंट में केवल एक दो बच्चे केवल साथ बोल रहे हैं, हाँ सर साथ है। अरे आप कम से कमेंट में इतना लिखने में क्या जा रहा है कि हाँ सर हम साथ में हैं। एक बार सबको शेयर तो करो कि आओ भाई आंदोलन स्टार्ट हो गया है, ये कह के शेयर करो। आप इसकी क्लिपिंग कर लो और क्लिपिंग करके आप अपने दोस्तों के साथ भेजो कि हाँ भाई अब मैं इस चीज का मुहिम उठा रहा हूं कि भाई 30,000 वैकेंसी में हम बॉयकॉट कर देंगे, एक फॉर्म नहीं डालेंगे। हमारा भी अपना तरीका है। अगर सारे संस्थान और सारे बच्चे एक साथ हो जाएं, मैं कह रहा हूं सबसे बढ़िया तरीका है एक फॉर्म न पड़े। हम 50 लाख, हम 80 लाख, अगर 50 लाख 80 लाख बच्चे के दिमाग में ये बात चली गई कि बहुत पीसफुल तरीके से, गांधी जी भी ने कहा था कि अगर कोई चीज आपके ऊपर क्या करे, आपको प्रताड़ित करे, आप उसका बहिष्कार कर दो। तो हमें कोई लाठी डंडा नहीं करना है, हमें कोई प्रोटेस्ट, हम बहुत टेलीग्राम खेल लिए, बहुत हम कंपेनिंग खेल लिए। हम कह रहे हैं कि अगर एक भी बच्चा फॉर्म ही ना भरे, एक ही बच्चा फॉर्म ही ना भरे, जो अपनी वैकेंसी रखे रहो भाई, सारा वहां पे जो एम्प्लॉय है वो धरना दे दे, हम नए बच्चे रिक्रूट होके जाएंगे ही नहीं, आप चला लो रेल, हम रेल नहीं चलने देंगे, आप चला लो। हम रेल से ट्रेवल नहीं करेंगे, हम इस लेवल का आंदोलन करेंगे कि रेल को बहिष्कृत कर देंगे, रेल चलेगी नहीं, पूरी रेल तुम खाली रेल दौड़ा लो, एक भी सीट पे एक पैसेंजर नहीं जाएगा।
स्टेशन के बाहर खड़े हो जाओ और स्टेशन के बाहर खड़े होके किसी को रेलवे के अंदर मत जाने दो, किसी ट्रेन पे किसी को चढ़ने मत दो। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो यस, मुझे यस कमेंट करें, जरूर करें, यस या नो कमेंट में जरूर करें। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं, एक बार मुझे जरूर बताएं। क्या मेरी बात से सहमत है? क्या मेरी बात से सहमत है? यस और नो, सभी लोग यस और नो, यस और नो। क्या हम इस लेवल का, क्या ये पॉसिबल है? मे बी जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, वो इतना आसान नहीं है, मुझे पता है। इसके लिए आपका और संस्थानों का साथ चाहिए, सभी बड़े से बड़े संस्थान और छोटे से छोटे संस्थान। वो साथी जिसकी 10 साल से भी जॉब नहीं लगी है, और वो साथी जो जानता है हम केवल 1 महीने में पढ़ लेंगे हमारी जॉब लग जाएगी। सबका साथ होना जरूरी है। हमें इस बात की लालच नहीं करना है कि कोई फॉर्म नहीं भरेगा, हम अकेले भर देंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, लालच नहीं करना है, वरना आज आप प्रताड़ित हो रहे हो, कल आपके जूनियर, फिर कल आपके बच्चे, और आने वाले समय में कोई भी सरकारी विभाग में एक वैकेंसी नहीं रह जाएगी। और अंततः क्या होगा, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हम अपने ही देश में गुलाम बन के रह जाएंगे। साथ में अभी भी सबके नहीं आ रहे, अभी भी सबके नहीं आ रहे कमेंट, अभी भी यस नो में सबके कमेंट नहीं आ रहे। एक बार सभी लोग भाई, सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने यारों दोस्तों को बुला लीजिए, और सभी के कमेंट आने चाहिए, एक नहीं मल्टीपल टाइम आना चाहिए। अभी बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में सब बताऊंगा। जब फॉर्म ही नहीं भरना है तो इसके बारे में डिटेल, जो डिटेल पूछ रहा है, इसका मतलब कि वो फॉर्म भरने जा रहा है, इसका मतलब वो बहिष्कार कर ही नहीं सकता, इसका मतलब वो सिस्टम को सुधार ही नहीं सकता। तो सिस्टम को सुधारना है, एक बार सभी लोग यस नो कर दो, अभी भी आ नहीं रहे हैं। हाँ बताओ, अभी भी आप में से कुछ बच्चे वो डॉग एंड कैट्स वाले क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे कि आईटीआई होना चाहिए। अरे आईटीआई नॉन सेकेंडरी चीज है यार। 32,000 में केवल आईटीआई वालों का भी भला होने वाला है, नहीं होने वाला। और अगर ये 10th वाले निकल गए ना, तो सीट आप कभी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि असली जो भीड़ होगी, अगर वैकेंसी बढ़ा सकती है तो ये केवल जो सारे बच्चों को बुला लिए हैं, आप इसी को ताकत बनाओ। आईटी वाले बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर इन्होंने क्या किया है, अगर इन्होंने 10th वालों को बुला लिया है इसमें, तो आप इनको हथियार बनाओ, आप इनका साथ लो। इनकी संख्या ज्यादा है, अगर सब लोग साथ आ जाएंगे तो सरकार को सही मानना पड़ेगा। एक सीट चाहिए, हमें एक सीट चाहिए। है ना? अगर ऐसे रहा तब तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे रहा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बेटर ये है कि आप लोग इसका क्या करो, फॉर्म भरो, तैयारी करो, और जो अच्छा है वो करो। लेकिन अगर जो बच्चे साथ हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। और चाहते हो कि बड़ा आंदोलन हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि मेरी बात अधिकतर लोगों तक पहुंचे, और मैं इसके बारे में क्या रणनीति है वो जल्द से जल्द आपको बताऊंगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद, सभी का आभार।